समझ आ रही। क्यों बहू का बदन टूटा करे है रोज सुबह? भाभी जी प्रेग्नेंट हो गए क्या? और अगर वो हुई भी है तो तुझे उससे क्या लेना देना? प्रेग्नेंट? मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। नमस्कार, औरंगाबाद आज तक के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि इन इमेजेस और वीडियो क्लिप्स में देखा गया, आप समझ गए होंगे आज की चर्चा का विषय है सुरक्षित गर्भपात कानून। भारत उन खुशनसीब देशों में से है जहां ये कानून 1971 में ही लाया गया और सरकार ने यह माना कि हर स्त्री को सुरक्षित गर्भपात करने का अधिकार है। लेकिन इस कानून के अलग अलग पहलू और इन पे रोशनी डालने के लिए हमारे स्टूडियो में आज आए हैं एक डॉक्टर्स की टीम, जिसमें है डॉक्टर सचिन चिटनीस, डॉक्टर सुजीत कोनकर, डॉक्टर अंजना संतपुरे, स्त्री मुक्ति मोर्चा की अध्यक्षा मिसेस वैशाली, एक आदर्श गांव की सरपंच गुरप्रीत कौर जी, एक जनसामान्य हाउसवाइफ श्रद्धा मैडम, WHO की रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर अमेय कोडलीगिरी और हमारे मेडिको लीगल एक्सपर्ट डॉक्टर विनायक खेड़कर। अब सबसे पहला प्रश्न मैं डॉक्टर चिटनीस जी से पूछूंगी कि 1971 में जब ये कानून आया तो इस कानून के अंतर्गत औरतों किन कारणों से औरतें गर्भपात करा सकती हैं? शुक्रिया मैडम। जैसे आपने बताया कि 1971 में भारत में ये गर्भपात कानून लागू किया गया। उस कानून के मुताबिक भारत में गर्भपात जो है वो ऐच्छिक नहीं है। हाँ, पर कुछ कारणवश हम जरूर ये गर्भपात करा सकते हैं, जैसे कि गर्भ के कारण माँ की जान को कोई नुकसान हो, उनको शारीरिक या मानसिक कोई उसकी हानि हो रही हो, गर्भ में कोई शारीरिक या मानसिक व्याधि हो, गर्भ शायद बलात्कार के कारण रहा हुआ हो, या गर्भ निरोधक संसाधन वापरने के बाद भी उनकी फेल हो जाने के कारण अगर गर्भ रहा हुआ हो, तो इस ऐसे हालातों में हम गर्भपात जरूर करा सकते हैं। सरकार मान्य गर्भपात केंद्र में जाकर हम सुरक्षित गर्भपात करा सकते हैं। कानून के हिसाब से 20 हफ्ते तक का गर्भपात, 20 हफ्ते के अंदर ये गर्भपात हो सकता है। हाल ही में इस सिलसिले में कुछ कानून में बदलाव जरूर आए हैं। बिल्कुल डॉक्टर चिटनीस, धन्यवाद। कानून में जो बदलाव आए हैं उसके लिए अखिल भारतीय स्त्री रोग संगठन काफी सालों से संघर्ष कर रही थी और आखिरकार ये बदलाव 2020 में आए हैं। ये क्या बदलाव हैं और किस तरह ये स्त्री के आरोग्य के लिए फायदेमंद साबित होंगे, इस पे प्रकाश डालेंगे हमारे मेडिको लीगल एक्सपर्ट मिस्टर विनायक। थैंक यू मैडम। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि पहले अबॉर्शन की अवधि जो थी सिर्फ 20 हफ्तों तक ही मर्यादित थी, लेकिन क्या होता है अभी आजकल अच्छे मशीन्स आए हैं और बहुत अच्छे सारे ये डॉक्टर्स हैं यहाँ जो बैठे हैं, ये डॉक्टर्स ये आफ्टर 20 वीक्स हार्ट में कुछ एनोमलीज डिटेक्ट कर रहे हैं, डिफेक्ट डिटेक्ट कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, पहले ज़माने में वो गर्भ जो है गिरा नहीं सकते थे और वो एक बहुत ही बड़ा ट्रॉमा होता था वो पेशेंट्स को। उसके मद्देनज़र सरकार ने ये नया कानून पास किया है कि 24 वीक्स यानी 24 हफ्तों तक भी अभी अबॉर्शन किया जा सकता है। और इसमें और एक प्रावधान ये भी है कि 24 हफ्तों के बाद भी अगर कोई बड़ी डिफेक्ट है गर्भ में तो भी अबॉर्शन किया जा सकता है। और एक उसमें है कि पहले 12 से 20 हफ्तों का अबॉर्शन करने के लिए 2 गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर की सम्मति जरूरी होती थी, लेकिन अभी 20 हफ्तों तक सिर्फ एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर की सम्मति जरूरी है और 20 से 24 हफ्तों तक 2 डॉक्टर की सम्मति जरूरी है। और 24 हफ्तों के बाद वो केस बोर्ड के सामने रखी जाती है और उसके मेरिट के अनुसार उस केस में निर्णय लिया जा सकता है। धन्यवाद मिस्टर विनायक। यस। आशा करते हैं कानून के इस बदलाव से माता मृत्यु दर कम करने में हम जरूर सफल हो जाएंगे। आप स्त्री मुक्ति की जो अध्यक्षा हैं मिसेस वैशाली, उनकी राय गर्भपात के बारे में जानना चाहेंगे। मुझे सिर्फ यही कहना है आप सभी से, सारे डॉक्टर्स से और पूरी जनता से कि वो शरीर उस स्त्री का है। द बॉडी इज हर्स, द चॉइस इज हर्स। वो उसके घर वाले उसके साथ है या नहीं है, वो शादीशुदा है या नहीं है, बच्चा 12 हफ्ते के पहले है या बाद में है, बच्चे में कोई डिफेक्ट है या नहीं है, अगर उसे वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना है तो वो समर्थ है
वो कर सकती है तो वो करेगी जरूर। लेकिन अगर किसी कारणवश वो मानसिक या शारीरिक दृष्टि से मां नहीं बनना चाहती, बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, तो उसे पूरा अधिकार होना चाहिए, उसे अकेली को यह अधिकार होना चाहिए कि वो गर्भपात कर सके। और यही स्त्री एम्पावरमेंट या वुमेन एम्पावरमेंट का पूरा पाया होगा हमारे देश के लिए, ये मुझे लगता है। ये मैडम आज मैं आपको सबको कहना चाहती हूँ। मैं चाहूंगी कि डॉक्टर अंजना इसका उत्तर दें। मैं मानता हूँ शरीर उनका है, लेकिन गर्भपात के उनके कॉम्प्लिकेशंस भी है, जैसे अतिरिक्त रक्तस्राव, इन्फेक्शंस, बुखार आना, सेप्सिस में जाना, परफोरेशन होना और अनेक भयानक कॉम्प्लिकेशंस है। इसलिए गर्भपात स्व इच्छित से नहीं कर सकते हैं, आप हर बार डॉक्टर के सलाह से ही कर सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर अंजना। तो ये बात तो तय है कि अपनी इच्छा से डॉक्टर पेशेंट्स खुद तय नहीं कर सकता कि वो गर्भपात करे। हाँ, डॉक्टर की राय से कानून के अंतर्गत सुरक्षित गर्भपात की इजाजत सरकार ने हमें अवश्य दी है। अब हम रुख करते हैं सोनोग्राफी की तरफ। सोनोग्राफी के कई उपयोग और दुरुपयोग की कायम चर्चा होती रहती है। मेरा प्रश्न डॉक्टर कोनकर से ये रहेगा कि हर गर्भपात के पहले सोनोग्राफी करना क्या अनिवार्य है? अल्ट्रासोनोग्राफी तो अपने पेशेंट्स के लिए एक वरदान है। गर्भपात करने के पहले सोनोग्राफी की जाए तो हम ये तय कर सकते हैं कि ये अबॉर्शन मेडिकली करना है या सर्जिकली करना है। दूसरी एक चीज़ है, बहुत सीरियस कंडीशन है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसमें ये गर्भ जो है वो गर्भपिशवी के बजाय गर्भनलिका में रहता है, फैलोपियन ट्यूब में। ये बहुत जानलेवा भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशंस का डायग्नोसिस भी हम पहले सोनोग्राफी करके कर सकते हैं। सोनोग्राफी का दूसरा एक फायदा है ऐसे केसेस में कि एबॉर्शन पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ये देखने के लिए भी हम सोनोग्राफी का यूज अच्छा कर सकते हैं। और आजकल नए नए मशीन्स आए हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी आए हैं, तो इसकी वजह से हम बहुत सारे शारीरिक वेन जो है वो तीसरे महीने की सोनोग्राफी में डायग्नोस कर सकते हैं, जिसका फायदा अपने पेशेंट्स को अर्ली एंड सेफ अबॉर्शन के लिए कर सकते हैं। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये तो बात तय है कि कानूनन सोनोग्राफी की जरूरत नहीं, लेकिन अगर सोनोग्राफी की जाए तो गर्भपात सुरक्षित रीति से किया जा सकता है। अब मैं मुड़ती हूँ हमारे एक जनसामान्य हाउसवाइफ की तरफ, गृहिणी की तरफ, मिसेस श्रद्धा, जो अपनी आप बीती आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगी। अब क्या बताऊं मैडम, मेरे साथ क्या हुआ। मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी मुझे इतना भुगतना पड़ा। पिछले साल मैं प्रेग्नेंट थी। अब घर वालों को बताती तो सवाल जवाब होते, खींच-पीट होती। तो मैंने आइडिया की, मैं फटाफट मेडिकल के स्टोर में गई। झटाझट उसने भी मुझे मेडिकल की दवाई दे दी, ना प्रिस्क्रिप्शन मांगा ना कुछ। मैंने टकाटक एक वीडियो देखा यूट्यूब में और गोली खा ली। तो पहला डोज खाने तक तो कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा डोज खाने के बाद मैं जब बाथरूम में गई वहीं पे बेहोश हो गई। सब लोग इतना डर गए, आंख खुली तो क्या, मैं हॉस्पिटल में 1 महीने तक ब्लीडिंग हो रही थी, बुखार हुआ, इतना पैसा खर्च हुआ। मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, बुरा हो उस मेडिकल वाले का और उस यूट्यूब वाले का। ऐसे वीडियोस तो यूट्यूब पर आते रहते हैं, आधी अधूरी जानकारी उसमें मिलती है। डॉक्टर की सलाह के बिना ऐसी सब चीजें करना ये बहुत हानिकारक हो सकता है। गर्भपात के पहले हम तो कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग गर्भ निरोधक संसाधनों का वापर करें और अनचाहे गर्भ से बचें। ऐसी गोली खाना, गर्भपात की गोली डॉक्टर की सलाह के बिना खाना, ये जानलेवा हो सकता है। ये तो आपकी किस्मत है, आप यहाँ पर अच्छे से बैठी हुई है। और इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा कि OTC यानी ऑन द काउंटर ड्रग नहीं बेचा जा सकता है। गर्भ जो बात करने की जो दवाई है वो FDA अप्रूव्ड रहती है, उसका रजिस्टर रहता है F रजिस्टर, वो सिर्फ डॉक्टर ही दे सकते हैं, उसका रिकॉर्ड डॉक्टर और उनके पास रहता है। सो जो कोई मेडिकल स्टोर वाला ऐसा दवा डायरेक्टली बेचता है उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई हो सकती है। आप उनके नाम आपके नज़दीक के FDA कंट्रोलर पे या इंस्पेक्टर को सजेस्ट कीजिए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। और मैडम आप उस मेडिकल वाले का नाम जरूर बताइए, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आपका केस मैं फ्री में लड़ूंगा। थैंक यू। और ये भी जरूरी है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन लाइक एडोलेसेंट एज ग्रुप जैसे उनको मेनार्की अचीव होता है तो उनको यौन शिक्षण और गर्भ निरोधक जो गोलियां सुविधा है वो सब जानकारी उनको मिलना बहुत जरूरी है। धन्यवाद सभी डॉक्टरों का, उन्होंने हमें ठीक से सलाह दी गई है कि अनचाहा गर्भ पहले तो होना ही नहीं चाहिए। अगर हम परिवार नियोजन के सारे साधन ठीक से इस्तेमाल करें तो इसकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए, और आए तो भी सुरक्षित गर्भपात की सुविधा
जरूर उपलब्ध होनी चाहिए। अब ये तो रहा हाल शहरों का, अब गाँव में क्या हालत है ये जानने के लिए हम सरपंच मैडम गुरप्रीत जी के पास जाते हैं। हम अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं कि भारत में ये कानून है अबॉर्शन के लिए, मगर इस कानून का गांव की महिलाओं को कोई अंदाजा नहीं होता है। वे ये कानून से बेखबर होती हैं और उन्हें सबसे आसान तरीका ये लगता है कि मेडिकल स्टोर में जाओ, गोलियां ले लो और खा लो। ज्यादातर महिलाएं गर्भपात इस विषय में बात करना उनको असहज लगता है, चाहे फिर वो घर में हो या बाहर। और गांव में उनको कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती है, उनके पास पैसा नहीं होता है कि वो अस्पताल में जाए, रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के पास जाके सुरक्षित गर्भपात करवाए। तो महिलाओं को सिर्फ एक ही रास्ता बचा रहता है कि वो झोला छाप डॉक्टरों के पास, जड़ी बूटियों वाले डॉक्टरों के पास जाकर, दाई हो या फिर आशा वर्कर, उनके पास जाकर वो अपना खोजती है गर्भपात किस तरह से करवाना। और दूसरी बात ये है कि गांव में महिलाएं जब तक उनको ये पता चलता है कि वे गर्भवती है, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। और ये देखा गया है कि अविवाहित महिलाएं और जो बहुत शादी के बाद बहुत जल्दी गर्भवती होती है, वो अवैध तरीके से गर्भपात करवाती है और कॉम्प्लिकेशन में पड़ती है। और बहुत सारी महिलाएं गांव में मृत्यु हो जाती है उनकी अवैध तरीके से गर्भपात कर पाने की वजह से। तो बहुत सारी समस्याएं हैं गांव में। हम ये चाहते हैं कि आप ये कानून गांव की महिलाओं तक पहुंचाएं ताकि सेफ तरह से गर्भपात हो सके। बिल्कुल गुरप्रीत जी, आशा करती हूँ कि जल्दी ही वो दिन आए कि जब इस कानून की जानकारी हर स्त्री को हो और उसका ठीक से उपयोग कर सके। आखिर में हम हमारे WHO रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर अमेय के पास जाते हैं और जागतिक दर्जे पे हमारे देश की क्या हालत है ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे देश में नाबालिग महिलाओं का गर्भोदर होना बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। लगभग 33% जो पॉपुलेशन का इंक्रीज हो रहा है वो इन्हीं गर्भवती महिलाओं के कारण होता है। लगभग 25% उनमें से 18 इयर्स या बिलो है। इसे रोकना होगा, ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। इसके लिए गर्भपात केंद्र जाए, वहीं से सुरक्षित गोलियां ले, औषधि ले और ऐसी आपातकालीन मृत्युओं का हमें टोटली इसको समाप्त करना है। थैंक यू सो मच। इससे हम चर्चा सत्र खत्म करते हैं। आशा करते हैं कि स्त्री आरोग्य में बढ़ोतरी होगी, माता मृत्यु दर कम होगा, इस कानून का सही से उपयोग होगा, परिवार नियोजन का जो साधन है उसके बारे में ज्ञान प्राप्ति और सही प्रकार से उसका उपयोग ज्यादा अच्छी तरीके से होगा। मैं अपने सारे अतिथियों का धन्यवाद करती हूँ और इस चर्चा सत्र को खत्म करती हूँ। धन्यवाद।